हेलो दोस्तों, मैं अब आपको राजनीतिक विज्ञान बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, इसमें जो फर्स्ट पेपर है राजनीतिक सिद्धांत, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, उसमें जो टू द पॉइंट है वही अपन बात करेंगे। एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं। मैं ये वीडियो बहुत ही कम समय में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, जो कम से कम समय हो। ठीक है, जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आते हैं उन्हीं पर अपन चर्चा करेंगे। लगभग ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट कर लेंगे अपन। ठीक है, अगर कोई आखिरी दिनों में अगर इस वीडियो को भी देख के चल जाएगा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसको भी ऐसा लगेगा एग्जाम हॉल में कि लगभग मुझे आता तो है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत में। राजनीतिक सिद्धांत में बात करने से पहले सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत के संदर्भ में कोहन महोदय ने एक खाली चेक के समान कहा है कि सिद्धांत एक खाली चेक है जिसमें जो उपयोगकर्ता होता है अपने अनुसार उसमें मूल्य भरता है। ठीक है, ये एक कोटेशन सिद्धांत से रिलेटेड कोहन का है। उसके बाद उत्पत्ति, सिद्धांत शब्द की जो उत्पत्ति है वो यूनानी भाषा के थ्योरिया से हुई है, थ्योरिया से। ठीक है, उसका जो अर्थ होता है चिंतन की अवस्था या समझने की दृष्टि। अब सिद्धांत के बारे में अपन देखते हैं कि कोई आपने भी सुना होगा या आपने भी कभी कहा होगा कि मैं तो अपने सिद्धांत के अकॉर्डिंग काम करता हूँ, या यही मेरा सिद्धांत है। इसका मतलब वो जो व्यक्ति है उसकी समझने की दृष्टि से ही वो चलता है, या वो चिंतन करता है वही उसका सिद्धांत है, या वो मनन करता है वही उसका सिद्धांत होता है। ठीक है, सिंपल सा है, चिंतन की अवस्था या समझने की दृष्टि। और सिद्धांत को राजनीतिक में अगर डाल दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि राजनीतिक से संबंधित जो क्षेत्र है उसका अध्ययन होता है, वही सिद्धांत के अंतर्गत आता है। देखो, राजनीतिक से संबंधित क्षेत्र की अमूर्त रूप से व्याख्या ही राजनीतिक सिद्धांत है। जो राजनीतिक से संबंधित क्षेत्र है उनकी व्याख्या करना ही राजनीतिक सिद्धांत का मूल उद्देश्य है। देन उसके बाद राजनीतिक में उन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जिनका विकास वैज्ञानिक तकनीकों से हुआ। राजनीतिक विज्ञान में या राजनीतिक में कौन से सिद्धांत, उन सिद्धांतों का ही उपयोग किया जाता है जिसका जो विकास हुआ है वैज्ञानिक तकनीकों से हुआ। ध्यान रखना, वैज्ञानिक तकनीकों से, ये बार बार आएगा आपका वर्ड। उसके बाद राजनीतिक विचारों के इतिहास का अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक विचारों के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। यदि आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ये परिभाषा वगैरह लिखनी है, ये इसका अर्थ बताना है। उसके बाद इन तीनों में से कोई भी एक लिख देना है। ठीक है, जो आपको सिंपल लगे। यदि 20 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपको पूरा ही लिखना है। देन उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र देख लो, या राजनीतिक सिद्धांत को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो परंपरावादी और एक आधुनिकवादी। परंपरावादी मतलब हो गया पुराना, आधुनिकवादी मतलब हो गया नया। अब पुराने में मतलब हो गया कि प्लेटो, कांट, हेगल, जो परंपरावादी राजनीतिक दर्शन शास्त्र थे, इनका जो राजनीतिक में जो जोड़ था वह दर्शन शास्त्र और आध्यात्मिकता से जोड़ते थे राजनीतिक को। ठीक है, इसके अंतर्गत ये मूल्यों पर ज़्यादा जोर देते थे और आधुनिकवादी किस पे जोर देते थे, आधुनिकवादी तथ्यों पर ज़्यादा जोर देते थे। इन दोनों में मेन जो अंतर यही है, परंपरावादी मूल्यों पर और आधुनिकवादी तथ्यों पर। यहाँ पर तो ये राजनीति को आध्यात्मिकता से जोड़ देते थे, लेकिन आधुनिकवादी जो होते थे वो राजनीति को वैज्ञानिक तकनीकों से जोड़कर फिर राजनीतिक सिद्धांत में डालते थे, फिर राजनीति का विकास करते थे। तो मतलब परंपरावादी मूल्य, परम तत्व, आदर्शों का महत्व इसमें परंपरावादी में होता था। इसके जो समर्थक थे वो प्लेटो, कांट और हेगल को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आधुनिकवादी। अब आधुनिकवादी में तथ्यों पर ज़्यादा बल दिया जाता था और वैज्ञानिक पद्धति का महत्व अधिक था। देन उसके बाद इसमें ईस्टर्न, लॉसवेल और आमंड, ये बिल्कुल सिंपल मैंने लिखा है इसको, परंपरावादी और आधुनिकवादी। ये दोनों आगे जो टॉपिक आएगा मानकीय और अनुभववादी, उससे रिलेटेड है। ठीक है, अब राजनीतिक सिद्धांत के महत्व की बात करें, महत्व व उद्देश्य। इसके अंतर्गत राजनीतिक विषय में राजनीतिक सिद्धांत को डालने का कोई ना कोई तो महत्व होगा कि क्या क्या उसके लिए उपयोगी रहा है। सबसे पहला, राजनीतिक को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना। ये राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्व है कि राजनीतिक में जब राजनीतिक सिद्धांत इसका अंग बना या इसके अंदर मिलाया गया तो वैज्ञानिक अध्ययन राजनीति को बनाया गया। ठीक है, बना। शासन प्रणाली, वो शासक को औचित्य पूर्णता प्रदान करना। सिंपल सी बात है कि जो शासक होता है, ये शासन प्रणाली है, उसको एक वे में एक मार्ग प्रदान करता है। और जो शासक होता है प्रमुख, वह राष्ट्रवाद के नाम पर
समाजवाद और लोकतंत्र का विस्तार ना करें, उसका ध्यान रखा जाता है। वास्तविकता को समझना, राजनीतिक सिद्धांत मेन काम ये करता है कि जो राजनीतिक है, राजनीतिक को जो नागरिक हो गए, राजनेता हो गए, वो राजनीति के बारे में समझे कि इसका अर्थ क्या है। वास्तविकता को समझना। उचित व सही निर्णय, उचित व सही निर्णय लेने में भी सहायक होता है। ठीक है, राजनीति की अगर समझ होगी राजनीतिक सिद्धांत के थ्रू, तो जो निर्णय होगा वो भी उचित या सही निर्णय होगा। ठीक है। कंपास की तरह दिशा निर्देश करना। कंपास क्या काम करता है? दिशा दिखाता है। उसी प्रकार ईस्टर्न महोदय ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत कंपास की तरह दिशा निर्देश करता है। ठीक है, ये कुछ महत्व मैंने इसमें बताए। वैज्ञानिक अध्ययन करना, शासन प्रणाली व शासक को औचित्यपूर्ण प्रदान करना, वास्तविकता की समझ, उचित व सही निर्णय कैसे लिया जाता है उसकी समझ पैदा करना, और कंपास की तरह दिशा निर्देश देना। किसने बोला? ईस्टर्न ने। राजनीतिक विज्ञान का राजनीतिक सिद्धांत का जो प्रथम टॉपिक है यही है। मतलब यहीं से राजनीतिक सिद्धांत स्टार्ट होता है। पढ़ने में और समझने में थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। यदि 20 नंबर का क्वेश्चन आए तो राजनीतिक सिद्धांत में अगर परंपरावादी या आधुनिकवादी से आए तो आपको ये लिखने से पहले आपको इसका डिटेल लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये पूरा लिखना है, और इसके बारे में आप अपनी सीरीज में देख लेना। नहीं भी देखोगे तो भी लगभग इसमें से पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब अपन जो बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत में सेकंड टॉपिक, जिसमें कुछ सिद्धांत है, मानकीय सिद्धांत और अनुभववादी सिद्धांत। ठीक है, मैंने आपको राजनीतिक सिद्धांत में जो परंपरावादी, इससे पहले जो पढ़ाया था परंपरावादी और आधुनिकवादी जो पढ़ाया था, वही उसी से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अंतर्गत इसमें आ जाएगा परंपरावादी और ये आ जाएगा आधुनिकवादी। अब राजनीतिक सिद्धांत में यदि इन दोनों का बड़ा क्वेश्चन आता है, मुझे लगता है कि आ भी सकता है, या लगभग चांसेस बनते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। अगर इसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन आया, दोनों पूछ लेगा या एक पूछ लेगा, तो आपको जो पहले मैंने लिखाया है पूरे सिद्धांत की परिभाषा वगैरह, ठीक है, उसका अर्थ, फिर उसके बाद 2 भागों में बांटा, फिर महत्व, उसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। अब देखते हैं मानकीय सिद्धांत और अनुभविक सिद्धांत में अंतर क्या है, इन दोनों का अर्थ क्या है, या इन दोनों में क्या क्या बातें होती है जो राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड है। मैंने बताया था मानकीय सिद्धांत की जो अन्य नाम है, मतलब इसको आदर्शवादी या आदर्शी सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसको परंपरावादी तो कही जाता है। ठीक है, ये परंपरावादी जो पहले पढ़ाया था उसी से रिलेटेड है, और ये आधुनिकवादी पढ़ाया था उससे रिलेटेड है। इसके अंतर्गत कल्पनात्मक सिद्धांत या अमूर्त रूप से व्याख्या की गई है राजनीतिक की। ठीक है, इसमें कल्पना मतलब जो प्लेटो है, प्लेटो ने कल्पना की कि एक राज्य की कल्पना कर दी, और राज्य की कल्पना के आधार पर एक इमेजिन कर दिया, उस कल्पना के आधार पर राज्य की संरचना का निर्माण कर दिया। तो ये हो गया परंपरावादी। जिसके बाद इसमें समर्थक जो परंपरावादी के समर्थक थे वही इसमें समर्थक है, जिसमें प्लेटो, कांट और हेगल, उसी में मैंने यही लिखाए थे। अब पढ़ते अपन अनुभववादी मतलब आधुनिकवादी राजनीतिक सिद्धांत। अब आधुनिकवादी में मैंने बताया था कि ये वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है, वैज्ञानिक पद्धति का इसका महत्व है। देन इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत तथ्यों पर भी बल दिया, ये भी मैंने बताया। अपन देखते हैं अनुभववादी सिद्धांत में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ही इसका जो विकास हुआ था राजनीतिक में उपागम के तौर पर, बहुत तेजी से इस अनुभविक सिद्धांत को लोग अपनाने लग गए, या राजनीतिक में इसका महत्व बढ़ गया। कब बढ़ा? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसको आधुनिकवादी राजनीतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। देन यहाँ पर वास्तविकता या यथार्थवाद सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर तो कल्पना कर रहे हैं, और यहाँ पर वास्तविक यथार्थ रूप से जो पहलू है उसी का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके समर्थक ईस्टर्न, आमंड और लॉसवेल है। ठीक है, अब इनकी विशेषताएं तुलनात्मक तौर पर पढ़ेंगे। देखो, तुलनात्मक तौर पे यहाँ पर नैतिक और मूल्यों पर बल दिया है। मैंने वही बताया था, परंपरावादी में मूल्य व नैतिकता पर बल दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वैज्ञानिकता पर महत्व है,
और यहाँ पर घटनाओं और तथ्यों पर बल देंगे। ठीक है, अनुभववादी में घटनाओं व तथ्यों पर बल दिया है और यहाँ पर नैतिकता और मूल्यों पर बल दिया है। यहाँ कल्पनावादी या आदर्शवादी या आदर्श पर आधारित है ये सिद्धांत और ये सिद्धांत व्यवहारवाद या यथार्थवाद पर स्थित है। मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से जो ऊपर लिखा है उसी को घुमा फिरा के नीचे लिखकर बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैंने समझाने की कोशिश कर रही है। और ये संकुचित है क्योंकि यहाँ पर आध्यात्मिक बिल्कुल राजनीति को एक छोटे से दायरे में ही रखकर समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर व्यापक अध्ययन किया जाता है। मतलब राजनीतिक से रिलेटेड अन्य विषयों को भी इसमें शामिल किया है। ठीक है, इसके अंतर्गत परंपरागत पद्धतियाँ 2 नंबर में यदि क्वेश्चन आ गया है कि 2 राजनीतिक परंपरागत पद्धतियाँ लिखिए, तो ये ऐतिहासिक और विवरणात्मक। ठीक है, मानकीय सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत वापस देख लो। मानकीय सिद्धांत की जो नाम है आदर्शी, शास्त्रीय, परंपरावादी, राजनीतिक सिद्धांत, ये इसके नाम है। इनमें से ये आ जावे या कोई भी आ जावे, बात इसी की करनी है। ये कल्पना पर आधारित है, ये वास्तविकता पर आधारित है। इसके जो समर्थक है वो प्लेटो, कांट, हिगल। इसके समर्थक है ईस्टन, आमंड, लॉसवेल। विशेषता ये वैज्ञानिक तथ्यों पर, ठीक है, और व्यवहारवाद और व्यापक अध्ययन। यहाँ पर नैतिक व मूल्यों पर, कल्पना पर, संकुचित अध्ययन और परंपरागत जो विधियाँ हैं, ऐतिहासिक और विवरणात्मक। बिल्कुल साधारण तरीके से और सिंपल तरीके से मैंने लिखा इसको। अगर आपको इसमें और डिटेल पढ़ना है, क्या नहीं मेरे को और डिटेल पढ़ना है, तो आप अपनी सीरीज या बुक से भी पढ़ सकते हैं। लगभग मेरे हिसाब से इतना ही अगर लिख लोगे, जो पहले सिद्धांत वगैरह के बारे में बताया साधारण और इसके बारे में, तो लगभग आपके 20 नंबर के अच्छे स्कोर आ जाएंगे 20 नंबर में से। ठीक है, अगर यदि बड़ा क्वेश्चन आता है। बाकी आप 4 नंबर में भी इतना बहुत है, 4 नंबर में। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टॉपिक व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। लगभग सिमिलर है, लेकिन दोनों में जो अंतर है, क्वेश्चन आ जाता है उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद से रिलेटेड। व्यवहारवाद के अंतर्गत इसका प्रेरणता को माना गया है कि ईस्टन, मतलब इसका जो प्रतिपादक है वो ईस्टन को माना जाता है। इसका अभिप्राय ये है कि मतलब व्यवहारवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, व्यवहारवाद की जो संकल्पना है राजनीतिक में कैसे प्रवेश करी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में विरुद्ध आंदोलन, मतलब जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विरुद्ध जो आंदोलन था या जो क्रांति थी, वही व्यवहारवाद कहलाता है। ठीक है, इसमें मानव के व्यवहार का राजनीतिक तौर पर या राजनीतिक भूमिका निभाते हुए मानव के किस प्रकार का व्यवहार है राजनीति के संदर्भ में, उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव के व्यवहार का पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जाता है। ये जो वर्ड है लगभग साइंस के आते हैं, वैज्ञानिक तौर पर या वैज्ञानिक पद्धति से रिलेटेड है, अर्थात व्यवहारवाद को वैज्ञानिक अध्ययन का प्रतीक भी माना जाता है। ये तो हो गया व्यवहारवाद का सामान्य परिचय। व्यवहारवाद के बाद व्यवहारवाद के उदय के कारण, कि व्यवहारवाद का जो उदय हुआ उसके कोई ना कोई तो कारण रहे होंगे। पहला कारण तो इसमें ऊपर ही लिख रखा है कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान से असंतुष्ट थे, अर्थात ये परंपरागत पद्धतियों से असंतुष्ट थे, इसलिए व्यवहारवाद का उदय हुआ। प्लस अन्य विषयों से प्रेरणा मतलब जो अन्य विषय थे, जैसे समाजशास्त्र हो गए, इतिहास वगैरह, जो अन्य विषय हैं उनमें नई नई तकनीकों का प्रयोग होने लग गया। ठीक है, नई नई तकनीकों का प्रयोग होने लग गया तो राजनीतिक इससे कैसे पीछे छूट सकता है, तो राजनीतिक ने भी अन्य विषयों से प्रेरणा ली। ठीक है, फिर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव और नई पद्धतियों का प्रयोग। नई पद्धतियों में गणितीय पद्धतियाँ हो गई, विश्लेषण पद्धतियाँ हो गई, इन पद्धतियों का इसमें प्रयोग हुआ और इस व्यवहारवाद का जन्म हुआ। व्यवहारवाद के बारे में सिंपल सा ये बिल्कुल शॉर्ट में, सबसे पहले प्रेरणता क्या इसकी परिभाषा है, 2 नंबर में आ जाए तो आपको ये लिखना है। अगर ये 4 नंबर में आए तो आपको पूरा लिखना है पॉइंट वाइज। ठीक है, अब पढ़ते हैं उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के बाद ही जो अगला चरण आता है वो उत्तर व्यवहारवाद आता है। अब स्पष्ट ये है कि व्यवहारवाद से असंतुष्ट होंगे तभी तो उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। तो पहली बात ये हो गया कि व्यवहारवाद का अगला चरण ही उत्तर व्यवहारवाद कहलाता है। ठीक है, सुधार आंदोलन, किसमें सुधार, व्यवहारवाद में। जो व्यवहारवाद में जो कमियां रह गई, ठीक है, उसका सुधार कर उत्तर व्यवहारवाद की नई संकल्पना प्रस्तुत हुई। इसके अंतर्गत वैज्ञानिकता का विस्तार हुआ, मतलब यहाँ पर भी वैज्ञानिकता तो ही मतलब वैज्ञानिक अध्ययन का प्रतीक भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इसको और ज़्यादा विस्तृत एक्सपांसन रूप से इसको प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसलिए इसको वैचारिक क्रांति भी कहा जाता है।
वैचारिक क्रांति, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के मध्य शीत युद्ध जैसी एक स्थिति पैदा हो गई, ये समझ सकते हो, ठीक है। इसलिए वैचारिक क्रांति भी कहा जाता है। दोनों के विचार में थोड़े अंतर थे। देन उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद में तथ्य और मूल्यों का समावेश, मतलब इसमें तथ्य और मूल्य को दोनों को भिन्न नहीं रखा, दोनों को एक साथ ही रखकर राजनीतिक का अध्ययन किया गया, ठीक है। राजनीतिक या राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंदर जो दो नारे थे या दो इसका महत्व है कि यहाँ पर कर्म प्रधान माना गया, ठीक है, कर्मनिष्ठ और प्रासंगिकता। यदि कोई भी विषय है, कोई भी तथ्य है या कोई घटना है, वह प्रासंगिकता होगी, प्रासंगिकता की कसौटी पर उतरेगी तो ही वह राजनीतिक सिद्धांत का हिस्सा है, अर्थात उत्तर व्यवहार में यही माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद उदय के कारण। अब इसके अपन ने उदय के कारण पढ़े कि किस कारण व्यवहारवाद का जन्म हुआ, और उत्तर व्यवहारवाद के भी उदय के कारण पूछे जाते हैं। व्यवहारवाद की कमियां, रूढ़िवादिता और दिशाहीनता। ऐसा माना जाता है कि व्यवहारवाद दिशाहीनता, इस कारण इसका जन्म हुआ, ठीक है। व्यवहारवादियों के शोध के प्रति असंतोष, जो व्यवहारवादी ने शोध की है उसके प्रति असंतोष। क्यों? क्यों व्यवहारवाद जो है तथ्य और मूल्य को अलग अलग विच्छेदन, मतलब दोनों को अलग अलग मानते थे, दोनों में विभेद मानते थे, ठीक है, दोनों में भेद करते थे। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ और इन दोनों को शामिल किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं विशेषताओं की। विशेषताओं में उत्तर व्यवहारवाद की क्या क्या विशेषता है? तथ्य और तकनीकों का उचित प्रयोग, जो तथ्य है और तकनीकों का उचित प्रयोग किया गया था उत्तर व्यवहारवाद में। बुद्धिजीवियों की भूमिका का महत्व उत्तर व्यवहारवाद में बताया गया। कर्मनिष्ठता पर बल, ये कर्मनिष्ठता यहाँ से यहाँ आ गया, देखो, ठीक है। कर्मनिष्ठता पर बल, इसकी एक विशेषता। समाज के उद्देश्यों को दिशा प्रदान करना, बिल्कुल सिंपल है, आप इसको एक बार पढ़ोगे उससे ही समझ में आ जाएगा। ये उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद व्यवहारवाद का ये और उत्तर व्यवहारवाद में ये, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। और आप इसमें अपनी सीरीज में डिटेल पढ़ सकते हो। लगभग मुझे नहीं लगता है कि और ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत है, फिर भी अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसमें अपनी सीरीज या बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक राज्य की प्रकृति और राज्य के कार्य से संबंधित है। राज्य की प्रकृति और राज्य के कार्य से संबंधित तीन संकल्पना है, एक तो उदारवाद, आदर्शवाद और मार्क्सवाद। लगभग इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसको अपन देखते हैं। सबसे सिंपल, मतलब सिंपल तरीके से मैंने इसको लिखने की कोशिश की है। आप इसको समझना कि उदारवाद में व्यक्ति केंद्र होता है और राज्य इसके चारों ओर, मतलब व्यक्ति का जो कल्याण है वो राज्य द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत राज्य साधन हो गया और व्यक्ति साध्य होता है। इसमें मानवीय विवेक की प्रधानता को माना है। जो मानव या जो मनुष्य होता है, मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर क्या क्या करता है? भावनाओं पर विवेक की प्रधानता, जो भी धार्मिक भावना हो गई किसी भी प्रकार की, उस पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, ठीक है। इतिहास व परंपराओं के विरुद्ध जो पुरातन जो कार्य चले आ रहे हैं या जो सिद्धांत है, यदि वो सही है तो ठीक है, परंतु उनमें अगर परिवर्तन किया जा सकता है तो मानव अपने विवेक से कर सकता है। देन उसके बाद स्वतंत्रता की धारणा, मानव को इसमें स्वतंत्र बताया है कि मानव प्रकृति से ही स्वतंत्र है उदारवाद की धारणा में। उदारवाद में नेक्स्ट है कि व्यक्ति साध्य है और राज्य समाज साधन है। मतलब व्यक्ति को तो साध्य बताया है और राज्य समाज साधन बताया है, और इसके अंतर्गत उल्टा है, इसमें राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रकृति अधिकारों की धारणा, जो व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त है वो अधिकार राज्य से ना होकर प्रकृति से प्राप्त है, ठीक है। ये उदारवाद ये कहता है। और यहाँ पर उल्टा हो गया कि राज्य द्वारा व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होता है, मतलब प्रकृति से नहीं, प्रकृति को नकारा गया है, प्रकृति के अधिकारों को, अर्थात राज्य ही व्यक्तियों को अपने अनुसार ही अधिकार प्रदत्त कराएगा या प्रोवाइड करवाएगा। देन उसके बाद उदारवाद में जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष माना है, या किसी भी धर्म को मतलब महत्व नहीं देता है ये उदारवाद राज्य। देन उसके बाद लोकतंत्र की पद्धति का समर्थन करता है। ये उदारवाद की सिंपल सी साधारण डेफिनेशन बताई मैंने इसमें, ठीक है। इसके बाद आदर्शात्मक सिद्धांत को दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें प्लेटो व अरस्तु के विचारों का प्रभाव पड़ा है। प्लेटो और अरस्तु के विचारों का इसमें प्रभाव पड़ा है। इसमें राज्य साध्य है और साधन नहीं है, मतलब व्यक्ति साधन हो चुका है।
इसके अंतर्गत राज्य साध्य था, और यहाँ पर राज्य साधन था, यहाँ पर राज्य साध्य हो गया। राज्य द्वारा अधिकार प्राप्त है, यहाँ पर प्रकृति द्वारा अधिकार प्राप्त थे। राज्य समाज और सरकारों से भिन्न संस्थाएं, मतलब यहाँ पर राज्य को समाज और सरकारों से अलग अलग संस्थाएं मानी है, ठीक है। राज्य को इन दोनों से अलग माना है। मानव स्वतंत्रता में राज्य की आज्ञा, मतलब जो मानव की स्वतंत्रता होगी, यहाँ पर तो मानव की स्वतंत्रता मानवीय विवेक के ऊपर डिपेंड करती है कि मनुष्य की जो बुद्धि है उसके ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पर राज्य की आज्ञा मतलब राज्य ही मनुष्य को स्वतंत्रता देता है, ठीक है। मतलब राज्य एक स्वतंत्र बंधन में बांध देता है। ये आदर्शवाद और ये हो गया उदारवाद, लगभग माइनर सा अंतर है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, दोनों सिमिलर लगते हैं। यदि आपके क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह लिखना है, और अपनी सीरीज में भी एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। मार्क्सवाद के सिद्धांत को भी पढ़ के जाना, ठीक है, वो भी एक IMP है। इसके बाद जो मोस्ट IMP क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको स्वयं से अध्ययन कर लेना। इसमें सबसे पहले ईस्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत, राजनीतिक व्यवस्था, किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था होती है, इसमें एक मॉडल बनता है, वो मॉडल आप बना के जाना। मॉडल ध्यान रख लेना, और मॉडल में जो लिखे हुए होते हैं जैसे निवेश हो गया और निर्गत हो गया, इनपुट और आउटपुट, उसी से संबंधित बिंदु बनकर एक ये बड़ा उत्तर बन जाएगा, ठीक है। इसका मॉडल बनता है, एक चित्र बनता है, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण, सिंपल है, राजनीतिक विकास में लुशियन पाई का सिद्धांत है, उसके बारे में आप देख लेना। कार्यपालिका, सरकार के जो अंग है जिसमें कार्यपालिका मोस्ट IMP है, कार्यपालिका बार बार पूछी जाती है, तो आप इसके बारे में भी देख के जाना। मार्क्सवाद सिद्धांत, उदारवाद और आदर्शात्मक अगर सिद्धांत आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो मार्क्सवाद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, और आदर्शात्मक में किसमें राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें राज्य की जो उत्पत्ति है, ये राज्य का जो निर्माण है उच्च वर्गीय जो लोग होते हैं उनसे किया जाता है, वही मार्क्सवाद का मतलब मार्क्सवाद में वही आता है। फिर आता है ई शासन के बारे में देख लेना। शक्ति का पृथक्करण, किस प्रकार शक्ति का पृथक्करण किया गया है कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य। लोकतंत्र और अधिनायकवाद, ये बहुत सिंपल सी अवधारणा है। लोकतंत्र मतलब हो गया कि लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो लोगों के ऊपर ही शासन करे, मतलब लोगों के हितों में शासन करे, वो तो हो गया लोकतंत्र। और अधिनायक तंत्र में ये हो गया कि वह व्यक्ति, मतलब इसमें एक व्यक्ति है, व्यक्ति का समूह शासन करेगा एक ही, परंतु इसमें वंशानुक्रम न होकर जिस व्यक्ति के पास शक्ति होगी, जो योग्यता होगी, वही मतलब राज्य पर या किसी देश पर शासन करेगा, उसको अधिनायकवाद कहते हैं। सिंपल सा, ऑलमोस्ट जितने मैंने समझाने की कोशिश करी वो आपको समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस को और आप अपने स्तर पर इसको तैयार कर लेना, और कोई भी आपको जानकारी प्राप्त करनी हो या इन टॉपिक्स के बारे में या उससे रिलेटेड कोई अन्य टॉपिक्स के बारे में भी आपको जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर मेंशन कर दिए हैं, आप उस नंबर पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।